गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 29 जनवरी स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जोमेटो पेमेंट्स को निम्न में से किसने ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए मंजूरी दी है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी वित्त मंत्रालय, सी सेबी या डी सिडबी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब आरबीआई के द्वारा जोमेटो कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए मंजूरी दे दी है। अब जोमेटो क्या है? ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और ये रेस्टोरेंट खोजने और खाना मंगाने के लिए 2008 में स्थापित की गई थी। अब आरबीआई ने इसको ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी दी। तो ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर क्या है? ये क्या करता है? ये कस्टमर से क्या करता है? पेमेंट लेता है और उस पेमेंट को ये मर्चेंट्स यानी व्यापारी को देता है और बदले में इसको क्या प्रॉफिट होता है? तो ये उससे कुछ बदले में भुगतान के तौर पर कुछ भी मतलब उस पैसे में से या किसी सर्विसेज के बदले उससे ले सकता है और इसके माध्यम से इसका बेनिफिट होता है। तो ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर क्या होते हैं? ये मध्यस्थ का काम करते हैं, मतलब ये मीडिएटर होते हैं। ये क्या करते हैं? कस्टमर से पैसा लेते हैं और उस पैसे को ये व्यापारी को या मर्चेंट्स को जहां से वो ग्राहक सामान खरीद रहा है उसको पेमेंट करते हैं। तो ये ग्राहक और जो व्यापारी है उसके बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं और ऑनलाइन भुगतान की सेवाएं प्रदान करते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर क्या करते हैं? एक तो ये मीडिएटर के रूप में काम करते हैं और कैसे? क्योंकि ये ऑनलाइन जो पेमेंट है उसकी हमें सुविधा प्रदान करते हैं। तो जब कस्टमर को किसी सामान के लिए या कोई भी चीज खरीदने के लिए जब ऑनलाइन पेमेंट करना होता है तो ये उस पेमेंट को प्राप्त करते हैं और फिर वो पेमेंट ये मर्चेंट को देते हैं और बदले में इन्हें कुछ उससे रेवेन्यू प्राप्त होता है। बात करते हैं हम आरबीआई की। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये कब स्थापित हुआ? तो ये 1935 में। शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया था। और आरबीआई में कितने गवर्नर है? तो एक हमारे मेन गवर्नर है जो शक्तिकांत दास जी हैं और 4 डिप्टी गवर्नर हैं। और आरबीआई की एक मौद्रिक समिति भी है जो इंटरेस्ट रेट निर्धारित करती है। निम्न में से किस राज्य में लेवेंडर की खेती को पर्पल रिवॉल्यूशन नाम दिया गया है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू और कश्मीर और डी लद्दाख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर में पर्पल रिवॉल्यूशन से क्या खेती हो रही है? ये हो रही है लेवेंडर की खेती। और लेवेंडर को यूज कहाँ किया जाता है? तो इत्र बनाने में, तेल बनाने में या अगरबत्ती बनाने में। बात करें अदर ऑप्शन की तो हिमाचल प्रदेश में भी एक स्कीम है माई स्कूल माई प्राइड, ये शुरू की है। तो इससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, बी जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मशीह, सी जस्टिस संदीप मेहता और डी जस्टिस प्रसन्ना वी वर्ले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जस्टिस प्रसन्ना वी वर्ले। इनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया है और अब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या कितनी हो गई है? तो टोटल हो गई 34 में आपके सीजेआई भी सम्मिलित होंगे। मतलब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33, कुल इतने जजेस सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। अब मेन बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, ठीक है, कोलेजियम की सिफारिश पर। अब जब राष्ट्रपति करते हैं तो कोई नियम होगा। तो ये हमारे जो संविधान है उसके आर्टिकल नंबर 124(2) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अब जब राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं तो कितने समय तक के लिए होती है? तो ये होती है 65 वर्ष के लिए। मतलब इनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु वो 65 वर्ष है। इनको जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो किस पर भारित होते हैं? कई बार ये भी पूछा जाता है। तो ये होते हैं भारत की संचित निधि पर। मतलब इनको वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो जो भारत की संचित निधि उसके द्वारा। ठीक है, अब हमने नियुक्ति तो कर दी है। अगर मान लीजिए किसी जजेस को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या नियम है? तो इसके नियम क्या है? तो ये हटाने के लिए कौन कर सकता है? तो ये संसद के द्वारा किया जाता है। तो संसद के सदन के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के बहुमत के माध्यम से, वो भी विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया उसका पूरा पालन करते हुए।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीके के फैक्ट्स हैं, इनको भी आप याद रखिए। बात करें अदर ऑप्शन की, तो ये सभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस नियुक्त हैं और प्रसन्ना वी वर्ले के पूर्व इनकी नियुक्ति हुई थी। बात करते हैं सीजेआई की, तो वर्तमान सीजेआई कौन है, तो ये है डी.वाई. चंद्रचूड़। हाल ही में अभी किस देश में मौत की सजा देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी मैक्सिको या डी कोलंबिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अब ये चर्चा में क्यों आ रहा है, तो जो नाइट्रोजन गैस है इससे कैसे, ये हमारे वायुमंडल में तो रहती है लेकिन हमारी डेथ नहीं होती है। अब इससे मौत की सजा कैसे दी जा रही है, तो वायुमंडल में जब नाइट्रोजन होती है तो वो ऑक्सीजन के साथ बैलेंस, मतलब एक प्रोपोर्शनेट होती है, मतलब इतने परसेंट नाइट्रोजन, इतनी हाइड्रोजन, इतना आपकी ऑक्सीजन, इतना आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कुछ निष्क्रिय अक्रिय गैसें भी होती हैं। तो एक जब प्रॉपर बैलेंस में होगी तो नाइट्रोजन हमें इफेक्ट नहीं करेगी, हमें मतलब हार्म नहीं करेगी। लेकिन अगर ओनली नाइट्रोजन होगी तो ये हमारी डेथ का रीजन भी हो सकती है। तो ये स्टैटिक जीके में आज आप जरूर याद रखिए कि जो वायुमंडल का संगठन है, वायुमंडल में कौन सी गैस कहाँ और कितने उसके मंडल है वायुमंडल में, तो वो आप जरूर देखें आज स्टैटिक जीके के पोर्शन में, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका में ऊपर कनाडा या अमेरिका या मैक्सिको और कोलंबिया, तो ये नीचे की तरफ कोलंबिया और यहाँ पनामा, ये क्यूबा, बहामास, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो इन सब की लोकेशन भी आप इसमें जरूर देखें। निम्न में से किस देश में 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 8 भारतीय नृत्य शैलियों और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? ए फ्रांस, बी श्रीलंका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी थाईलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। श्रीलंका में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बात करें अदर ऑप्शन की, तो फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, कौन थे? इमैनुअल मैक्रो। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो एंथनी अल्बनीज है। थाईलैंड के साथ अभी हमने कौन सी एक्सरसाइज की थी, तो ये की थी अयुत्या एक्सरसाइज। मालदीव के साथ एक्वेरियन, जो भी हमारा विवाद चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम क्वाड देशों के साथ जो एक्सरसाइज करते हैं वो है। श्रीलंका के साथ सिलेनेक्स करते हैं। और फ्रांस यूएई के साथ मिलकर अभी भारत कौन सी एक्सरसाइज कर रहा था, तो डेजर्ट नाइट। अब बात करते हैं इनकी लोकेशन के मैप में, तो ये श्रीलंका या बे ऑफ बंगाल या अंडमान सागर के पास में ये वर्मा के पास यहाँ थाईलैंड, यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये साउथ चाइना सी, फिलीपींस सी, और इस तरफ और आगे बढ़ेंगे तो आप जो मैंने छोटे छोटे आइलैंड्स आपको बताया, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, मार्शल आइलैंड हुआ, आपका नौरू हुआ, जो अभी हाल ही में चाइना और ताइवान के बीच संबंधों को लेकर चर्चा में है। तो इन सब की लोकेशन भी आप इससे लर्न करें। निम्न में से किसे आईसीसी द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी सूर्य कुमार यादव और डी रचिन रविंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रचिन रविंद्र। आईसीसी के द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है रचिन रविंद्र को। और रचिन रविंद्र किस देश के प्लेयर हैं, तो ये हैं न्यूजीलैंड के। 2021 में इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलना प्रारंभ किया और इनको ये अवार्ड दिया गया है। बात करें अदर ऑप्शन की, तो विराट कोहली को मेंस वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। सूर्य कुमार यादव को T20 में दिया गया है। निम्न में से किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सशस्त्र सीमा बल का, तो ए अनिल चौहान, बी सीलवर्धन सिंह, सी अरविंद पनगड़िया और डी दलजीत चौधरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दलजीत चौधरी। अभी हाल ही में दलजीत चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब ये सशस्त्र सीमा बल क्या है, तो जब भारत और चीन का युद्ध हुआ उसके बाद इसका गठन किया गया, मतलब 1963 के आसपास। और इसका काम क्या है, तो सशस्त्र सीमा बल जहां भी
भारत के साथ एक तो नेपाल और भूटान, ठीक है, एक नेपाल और दूसरा भूटान, जहां सीमा साझा करते हैं, उन सीमाओं की सुरक्षा करना, कोई भी अवैध आवाजाही ना हो, कोई अवैध तस्करी ना हो, इसको रोकना है। तो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक दलजीत चौधरी, ये 1963 में इसकी स्थापना, भारत चीन युद्ध के बाद इसका मेन काम क्या है, तो भारत के साथ जहां भी नेपाल और भूटान की सीमा साझा होती है, उस सीमा की सुरक्षा करना है। सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय नई दिल्ली में, और ये एक केंद्रीय पुलिस सशस्त्र बल भी है। अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, तो अनिल चौहान, ये हमारे देश के सीडीएस है वर्तमान में। दूसरे नंबर के पहले कौन थे, विपिन रावत। अभी हाल ही मैंने विपिन रावत भी आपको पढ़ाया था, क्योंकि जम्मू में झिलम स्टेडियम का नाम बदलकर विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। सीलवर्धन सिंह, तो ये यूपीएससी में सदस्य भी नियुक्त हुए हैं। अरविंद पनगड़िया, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ए गोवा, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, या डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तमिलनाडु में। और ये कब से कब तक होना है, ये हुआ है 19 से 31 जनवरी के बीच में, और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6th एडिशन है। और ये तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित किया जा रहा है, चेन्नई, कोयम्बटूर, त्रिची और मदुरई में। अच्छा, इसके मेन इंपॉर्टेंट हो सकता है आप इसका शुभंकर। अच्छा, शुभंकर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रियल लाइफ पर्सनैलिटी पर इसका शुभंकर चुना गया है। तो इसके शुभंकर कौन है, एक महिला पर्सनैलिटी है, वो है वीरा मंगई। वीरा मंगई कौन है, ये एक क्वीन थी साउथ में, जिनको प्यार से लोग वीरा मंगई के नाम से बुलाते थे, और ये क्वीन थी वेलु नाचियार। वीरा मंगई वेलु नाचियार, तो क्वीन का नाम था वेलु नाचियार, लोग इन्हें प्यार से वीरा मंगई बुलाते थे। तो इसका शुभंकर कौन है, वीरा मंगई। और ये एक रियल लाइफ पर्सनैलिटी को इसमें मस्कट बनाया गया है, अभी तक ऐसा नहीं रहा है, लेकिन इस बार एक रियल लाइफ पर्सनैलिटी को मस्कट बनाया गया है, और वो भी एक महिला को। तो ये वीरा मंगई आप जरूर पढ़ें कौन है, तो ये वीरा मंगई साउथ की एक क्वीन है। और इनको ये क्यों फेमस है या इनको क्यों चुना गया, तो इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट विरोध या युद्ध किया था, और इसलिए इन्हें लोग प्यार से वीरा मंगई के नाम से भी बुलाते थे, और ये नारी शक्ति का प्रतीक है। रोहन बोपन्ना का संबंध निम्न में से किस खेल से है, ए एथलेटिक्स, बी टेनिस, सी बैडमिंटन, या डी स्क्वैश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टेनिस। अब बात करें रोहन बोपन्ना की, तो ये अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में इन्होंने मेंस डबल का खिताब जीता है। अब रोहन बोपन्ना जी ने अगर मेंस डबल में जीता है, तो इनके सहयोगी जो खिलाड़ी थे वो कौन थे, वो थे मैथ्यू एबडन। कौन थे, मैथ्यू एबडन, और वो कहाँ के हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। और इन्होंने फाइनल में किसको हराया, तो इन्होंने फाइनल में इटली की जोड़ी को हराया। किसकी जोड़ी को हराया, इटली की जोड़ी को हराया है, सिमोन बोलेली और एंड्री बावेसोरी को। अच्छा, ये इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम था, कौन सा था, 2nd नंबर का ग्रैंड स्लैम था रोहन बोपन्ना का। और इन्होंने जो पहला जीता था वो जीता था 2017 में फ्रेंच ओपन। अच्छा, और ये पुरुष डबल्स का खिताब जीतने वाले तीसरे इंडियन प्लेयर हो गए हैं। तो तीसरे इंडियन प्लेयर है, यानी फर्स्ट दो कौन रहे पुरुष में, तो पहले नंबर पर लिएंडर पेस, ठीक है, लिएंडर पेस, और दूसरे नंबर पर कौन है, महेश भूपति। तो इन दो के बाद ये तीसरे इंडियन प्लेयर हो गए हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, इंडियन प्लेयर हो गए हैं। अच्छा, तो इन्होंने, ये सबसे उम्र दराज हैं जिन्होंने ये ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीता है, 43 साल की उम्र में। और ये जरूर याद रखिए कि इनके जोड़ीदार कौन थे, तो इनके जोड़ीदार मैथ्यू एबडन थे, जो कि ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर थे। और इन्होंने किसको हराया, तो इन्होंने इटली की सिमोन बोलेली और एंड्री बावोसोरी की जोड़ी को हराया है। और ये थर्ड इंडियन प्लेयर है जिन्होंने
ग्रैंड स्लैम जीता है, तो पहले नंबर पर लिएंडर पेस, दूसरे पर महेश भूपति और तीसरे पर रोहन बोपन्ना। अच्छा, इसके अलावा सानिया मिर्जा भी जीत चुकी हैं। अच्छा, लिएंडर पेस की बात करें तो उन्होंने 16, महेश भूपति ने अभी तक 12 जीते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, तो एथलेटिक्स में अभी जो मैराथन हुई, मैराथन में किसने एशियाई मैराथन में गोल्ड मेडल जीता था, तो वो थे मान सिंह। अच्छा, बैडमिंटन अभी सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी। अच्छा, इन सबको आप याद रखिए प्लेयर्स को कि कौन किस खेल से संबंधित है। कई बार प्रश्न मैचिंग में इस प्रकार के भी पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक लर्न करें, रिवाइज करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।